सैटेलाइट और पहली बार ट्रेन से भारत ने किया मिसाइल लॉन्च। अग्नि प्राइम मिसाइल का ट्रेन लॉन्च सफल। 2000 किलोमीटर तक मिसाइल की मारक क्षमता, नेक्स्ट जनरेशन एटमी मिसाइल है और पहली बार ट्रेन से भारत ने किया मिसाइल लॉन्च। अग्नि प्राइम मिसाइल का ट्रेन लॉन्च सफल। 2000 किलोमीटर तक मिसाइल की मारक क्षमता, नेक्स्ट जनरेशन एटमी मिसाइल है अग्नि प्राइम। ब्रह्मोस से ही थर्रा रहा था पड़ोसी, अब तो अग्नि प्राइम भी आ गई, वो भी ट्रेन से चला दिया। देखिए वो भी 2000 किलोमीटर की रेंज, और वो भी उस अग्नि मिसाइल की जिसका रेंज 5000 से 7500 करने के लिए हम जा रहे हैं। यानी कि उसको एक IRBM से ICBM हम बाद में बनाएंगे। लेकिन क्यों किया हमने ये रेल लॉन्चर मोबाइल का क्यों इस्तेमाल किया है, जो रेल्स बेस्ड मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले ये सर हम यहाँ ये भी दिखा रहे हैं कि ये जहां पर भी रेल नेटवर्क होगा वहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है। नहीं, इसमें तो क्या आ रहा है जद में देखिए इसका ये चीज है कि जो भी फिक्स्ड लॉन्चर्स होते थे पहले, हम लोग अब उनको एयर बेसेस में या कहीं सिक्योर्ड एरियाज के अंदर फिक्स रखते थे। ज्यादातर देशों में, ईरान ने भी यही किया, तो इजराइल ने प्रीएम्प्टिवली उनको खत्म कर दिया था। उसके बाद से जो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी हमको चाहिए, जो जिस तरीके से हम पूरा लेकिन एक बात बताइए, का इस्तेमाल करें पूरे देश के अंदर, और हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जो मिलेगी इससे फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, और साथ में आप देखिए कहीं से भी हम लॉन्च करेंगे, सऊदी अरेबिया से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा का पूरा चीन इसके अंदर आ जाएगा, और वो तो 5000 किलोमीटर की रेंज से ही है सर। लेकिन दूसरी बात यह है कि ट्रेन नेटवर्क, रेल नेटवर्क एक तरीके से ये कि जहां भी मौजूद होगा वहां से आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन रेल नेटवर्क से ही ये लॉन्च हो पाएगा, ये एक वल्नरेबिलिटी भी है क्या? ये नहीं, सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। अच्छा, ये कैपेबिलिटी दुनिया के पास एक दो देशों के पास ही है। मैं बताता हूँ, भारत चौथा देश, तीन और देश है, ये चौथा देश। क्या होती है, खास करके स्पेशल अंदर बॉर्डर्स में जो हम लोग प्लान करते हैं, हमारे टनल्स होंगे, हम पहाड़ के अंदर होंगे, वहां से रेल लाइन होगी, इसकी सप्लाई रेल लाइन से होगी क्योंकि नेटवर्किंग है, और ये उसी रेल से आएगा और फायर करेगा, और इसके अंदर वापस वो टनल पे होंगे, टनल के अंदर होंगे घुसे हुए, वहीं से निकले, फायर किया, अंदर घुस गए। आप देखिए, और आप पूछ रहे थे कि क्या है ये है DF, उन्होंने बनाया था 23, उन्होंने डोंगफेंग 23 बनाया। हाँ, 20 उसी के काट के लिए बनाया, उसके काट के लिए, इसके काट के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एरिया डिनायल, और हम इनसे एंटी शिप मिसाइल बनाना चाह रहे हैं। जो आपने इसका रेंज घटा दिया गया है, इसकी वेट 1/3 है अग्नि 3 से। क्यों कर रहे हैं इसको? इसलिए कर रहे हैं कि हमको एंटी शिप मिसाइल से पूरे इंडियन ओशन रीजन को हमको करना है। ये आप भले पूरा पाकिस्तान को हम कवर कर रहे हैं, और हम केवल 2000 किलोमीटर उसका ऑपरेशनल डेप्थ में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। इसकी एक ही वल्नरेबिलिटी है, वो है सबोटाज। इसमें ये कहा जाता है कि जैसे हमारे VAVPs में हम पहले इसको मिसाइल लॉन्चर्स को रखते थे तो हाईली प्रोटेक्टेड होते थे। इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन हम, जैसे कि जनरल साहब ने बहुत सही तरीके से बताया कि टनल्स के अंदर इसको रखेंगे, तो वहां पे हमको इसकी उसी लेवल सबोटाज किस तरह का? सबोटाज का मतलब है जैसे इजराइल ने किया, जैसे कि यूक्रेन ने किया, ज़ेलेंस्की ने किया, ये अपने एजेंट्स को, कमांडोज को या फिर आतंकी एलिमेंट्स को भेज के उन जगहों पे जहां अगर उनके पास रियल टाइम इंटेलिजेंस हो तो वहां पे ये इस तरह के खतरे तो हमेशा बने रहते हैं, ये वल्नरेबिलिटीज तो हमेशा होंगी। ये देखिए कैनिस्टर में आ रहा है, कैनिस्टर है, डुअल कैनिस्टर है, और इसमें कोल्ड स्टार्ट कहते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, सॉलिड फ्यूल इसके अंदर डाला गया है कि आप जस्ट निकाले। यदि आपने कहा 1 सेकंड में फायर हो सकता है, कोई प्रिपरेशन नहीं। ये कैपेबिलिटी इसी के कारण है, और टाट्रा व्हीकल के ऊपर, इसमें रोल एंड रेड दोनों के ऊपर में, और ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये कोई नहीं हमारी ने आर्मी नेवी एयर फोर्स को नहीं आ रही है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को दी जा रही है। जो आप रॉकेट फोर्स सुनते हैं ना, इतनी बड़ी, इतनी सारी इसकी खासियतें हैं कि पूरा एक एपिसोड इसमें किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी खबरें इंतजार कर रही है। समंदर में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन, अमेरिकी नेवी का ट्राइडेंट 2D5LE मिसाइल का परीक्षण, फ्लोरिडा के पास ओहायो क्लास एटमी सबमरीन से टेस्टिंग। मिसाइल की रेंज 8500 किलोमीटर से ज्यादा, जाहिर है बहुत ज्यादा बड़ी रेंज। और क्या ये बड़ा डेडली टेस्ट है सर? बिल्कुल सही, बहुत ही डेडली टेस्ट है। नॉर्मली अमेरिका क्या करता है, सबमरीन्स को अपने स्टेट के नाम देता है। तो ओहायो के क्लास की जो सबमरीन्स है, ये न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, 14 के करीब है, जो बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकती हैं। और ये किस टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जैसे आपने बताया 8500 किलोमीटर और 1000 से 2000 kg का इसका पेलोड होगा। और साथ में इसकी महत्वपूर्ण बात है, इसके ये मिसाइल
1980 में बनी थी, लेकिन इसके गाइडेंस सिस्टम में और इसकी एक्यूरेसी में बदलाव किया गया और लाइफ एक्सटेंशन दी गई है इसको 2040 तक, और 197 टेस्ट किए गए। 197वां टेस्ट था जो सबमर्सिबल हुआ है, और इस मिसाइल की वजह से ये पनडुब्बियां कहीं पे भी होंगी दुनिया में तो मोस्ट पार्ट्स दुनिया के कवर कर सकती हैं। यानी कि इस समय एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी हो रही है साथ साथ में, वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग रशिया को भी है, यूरोप को भी है, और चाइना को भी, और चाइना। तो अगली खबर देखिए, ईरान ने पहली बार आईसीबीएम का टेस्ट किया है। ईरान भी इधर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट कर रहा है। जानकारों का दावा है कि मिसाइल का नाम खुर्रम शहर 5 रखा जाएगा। मिसाइल 12,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ईरानी आईसीबीएम अमेरिका तक मार कर सकती है। जाहिर है ईरान खास तौर से इस बात को अंडरलाइन करके बता रहा होगा कि हम तो अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। खुर्रम शहर, देखिए जो मिसाइल की बात होती है उनके अभी तक तो 2000 की कैपेबिलिटी में रहे हैं, वो हार्डली यूरोप में पहुंचते हैं। 12,000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और देखिए उनकी क्षमताएं, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और उनको चीजें मिल रही हैं रशिया से, चाइना से, दोनों जगह से। तो देखिए वो एक पावर हाउस तो है। 3,000 बोलते थे, 30,000 की उनकी परिकल्पना है, 3,000 से 30,000, और मेरे ख्याल से उनका एक बेंचमार्किंग है, एक प्लान है, उसके अनुसार वो चल रहे हैं। तो ईरान बहुत बड़ा डेवलप कर रहा है, और देखिएगा एक समय ऐसा आएगा, और ये तिगड़ी में ये ईरान भी घुस रहा है। भारत, चाइना, पाकिस्तान, इसकी जो तिगड़ी में भारत, चाइना, रशिया वाले तिगड़ी में ईरान भी उसमें ईरान भी आ रहा है, घुस रहा है। और अगली खबर देखिए, इजराइल के रिजॉर्ट सिटी हालात पर ड्रोन अटैक। हूती विद्रोहियों ने यमन से दागे ड्रोन अटैक में इलाके को भारी नुकसान। नेतन्याहू ने हूतियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। हूती वैसे ही बहुत मार खा रहे हैं, लेकिन हूती भी पूरी हिमाकत दिखा रहे हैं। उसी की अगली खबर ये। लेकिन सर, ये जो तिकड़ी में ईरान के भी घुसने की खबर है, इसमें फिर ये भी बात तो है कि इजराइल भारत का दोस्त है, ईरान की इस तरह की प्रेजेंस और ये सब, ये कैसे बैलेंस होंगे ये तमाम फैक्टर्स? देखिए, सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जब भी हम किसी वेपन सिस्टम का डेवलप करते हैं तो उस वेपन सिस्टम को उस तरीके से डेवलप करते हैं कि किस एरिया के अंदर हम डोमिनेट कर सकें और उसका एम्प्लॉयमेंट क्या होगा। तो उसके लिए अभी इनका कंसंट्रेशन सिर्फ इजराइल की तरफ है, और बाद में जैसे कि जनरल साहब कह रहे हैं कि ये चीन के साथ तो पक्का मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं इस एलियट के बारे में बोलना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलियट जो सिस्टम, एलियट जो सिटी है, वो सदर्न मोस्ट टिप पे इजराइल के रेड सी का पोर्ट है, 1500 से 1800 किलोमीटर दूर है यमन से। तो इसमें कौन सा ऐसा यूज किया गया होगा जो कि उनका एक ड्रोन है जो जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, 1500 से 2000 किलोमीटर, उस ड्रोन की इस्तेमाल किया इन्होंने, और उसकी जो स्पीड है 200 से 250 किलोमीटर। मैं एक चीज, इसकी लिंक है, इसका लिंक ये है कि ऐसा कैसे हो गया कि 2 बार उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया और दोनों बार वो ड्रोन पकड़ में नहीं आया। यानी कि इजराइल का जो इतना अच्छा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो 2400 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, क्यों हुआ ऐसा? वो ऐसा, इसका एक रीजन है, और वो रीजन है कि ये एक तो ड्रोन छोटा है, 2.8 मीटर्स की इसकी लेंथ है। दूसरा, आपने देखा जैसे ही वो आ रहा था पास में इजराइल के अंदर एंटर करने से पहले, तो ये लो लेवल पे आ गया, बहुत करीब उड़ रहा था। मतलब रेडार की रेंज कम, एक तो स्पीड कम, रेडार की रेंज कम, और उसके बाद जो ये मिसाइल है वो उसके ऊपर कैसे इंटरसेप्ट करेंगे अगर लॉक ऑन उनके रेडार्स का उस पे पहले अर्ली टाइम पे नहीं हुआ, अगर डिटेक्ट नहीं होगा तो फिर कैसे उसको इंटरसेप्ट करके ध्वस्त किया जा सकता है? ये बहुत छोटा है आकार में और जमीन के बहुत करीब उड़ रहा था, स्पीड बहुत कम थी, वजह हो सकती है। और ड्रोन अटैक से इजराइल के एडीएस पर सवाल उठ रहे हैं, जैसा कमोडोर साहब भी बता रहे हैं। ताजा हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। लोगों का सवाल है कि कैसे इजरायली इलाकों में हूती विद्रोही कर रहे हैं ड्रोन स्ट्राइक। ये क्या अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर भी वहां पर लोगों को संशय में डाल जाएगा, या इसका तोड़ बहुत जल्दी सामने आएगा? देखिए, तोड़ तो किसी भी चीज का नहीं हो सकता 100%, एब्सोल्युटली भूले का होगा, कहिएगा 0% आप में। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है सर कि उन्होंने सैचुरेट कर दिया हो। देखिए कहाँ आया है, एलियट जैसे ये बता रहे थे, एब्सोल्युटली उनका कोना है, वहां पर आए हैं बहुत छोटे ड्रोन, मगर अभी उन्होंने कुछ लोगों को घायल किया है। क्या इसमें बड़ा तबाही मचा सकता है, ये बात है, और इस चीज के लिए हमें इंपॉर्टेंट है तो सर। लेकिन ये एक दूसरी ये चैलेंज है कि जनरली लोग क्या करते हैं, अपने जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं उनके आसपास वो एयर डिफेंस को बहुत मजबूत रखते हैं, साथ में काउंटर यूएवी सिस्टम को रखते हैं। इनका मेन प्रॉब्लम क्या है, भारत के अंदर 600 ऐसे ड्रोन आए थे, क्या एक भी ड्रोन किसी टारगेट सिस्टम को लगा? नहीं लगा। वो काउंटर यूएवी सिस्टम थे जो इनके पास। देखिए, उन्होंने तो अपना लेजर बीम भी ले आए हैं, उसके अलावा एरो 1, एरो 2, डेविड स्प्लिंग, थर्ड, ये कंसंट्रेशन ज्यादा है। मगर देखिए, आप लेके चलिए कहीं ना कहीं, भारत में भी कल खुदा ना खास्ता कहीं आ जाए, पूरा कर दीजिए कि नहीं पूरी की पूरी सेना के
ये इसको डाउट मत कीजिए, ये कैपेबिलिटी है, स्नीक थ्रू होगा और ऐसे कैजुअलिटी के लिए आपको तो तैयार कई बार इस तरीके से हो सकता है, बहुत ज्यादा मजबूत आपके पास ढाल हो, उसके बावजूद इस तरीके के स्नीक इन्स हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। मैक्रो ने उधर नोबेल के लिए रख दी है शर्त, कहा ट्रंप को पहले गाजा में युद्ध रोकना होगा, तब हम कहेंगे। ट्रंप ही इजराइल पर दबाव बना सकते हैं, मैक्रो ने कहा। आपको बता दें कि ट्रंप ने खुद के लिए मांगा है नोबेल शांति पुरस्कार। ये साहब ऐसे हैं कि दुनिया भर में अपनी ट्रम्पेट खुद बजा रहे हैं, अपनी तुतुहरी खुद बजा रहे हैं और कह रहे हैं मुझको मिलना चाहिए ये नोबेल। इधर मैक्रो ने उस पर दांव खेल दिया है, कहा है कि हमास के बीच में समझौता करा दो, गाजा में शांति करा दो, उसके बाद ट्रंप को नोबेल के लिए हम भी बोले। अच्छा, ये भी एक काउंटर तरीका हो सकता है, जिस तरीके से नोबेल हो रहे हैं, जहां भी छोटे बड़ी जो भी चीजें चल रही है ना, सबको कहना चाहिए ट्रंप को ये भी रुक पाओ, ट्रंप आए ये भी रुक पाओ, करो ये भी। मास्टर स्ट्रोक है साहब, है ना, मास्टर स्ट्रोक। मैं मान गया, मैं मैक्रो साहब को कभी कभी दूसरे तरह से देखता हूं, मगर ये मास्टर स्ट्रोक उन्होंने मारा, गाजा में करके दिखा दो। और इसके अलावा वेंजुला में क्यों शुरू कर रहे हैं, वो पूछना होना चाहिए कि आप वेंजुला क्यों चले जा रहे हैं, वहां क्यों कर रहे हैं। जब आप बोलते हैं कि नोबेल शांति चाहते हैं ना, वहां तो कुछ भी नहीं है, तो वहां पर आप कहते हैं ड्रग को पकड़ने के लिए, पहले अपने लोग जो ड्रग लेके आ रहे हैं उसको तो पकड़ो, तो आप वहां पर चले जा रहे हो। बहाना वो है, सेम चीज जो इस तरह इराक में घुसे थे, वेंजुला में घुसना चाहते हैं, वहां पर ऑयल है, दूसरे चीजें हैं, सत्ता परिवर्तन है, तो बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक मारा है। वो जो शादियों में गाना बजता है ना कि फलाने को नचाया तो नचाया, अब इसको भी नचाओ तो जाने, तो ये वाला ट्रंप के लिए गाना कुछ दिनों में बजना शुरू हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र के मंच से ज़ेलेंस्की की वार्निंग, पुतिन पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप, रूस को रोका जाना जरूरी, ज़ेलेंस्की ने कहा पूरे यूरोप में जंग फैला देगा रूस। ज़ेलेंस्की, अब ये ज़ेलेंस्की जो है वो पूरे यूरोप को डर दिखाने में लगे हुए हैं, ये बताने में लगे हुए हैं कि ये खैर पहले दिन से ही बता रहे हैं कि अगर मैं सामने से हट गया तो सीधे सीधे तुमको आंच लगनी शुरू हो जाएगी रशिया की, और इसको और जोर से अब बताने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पूरे यूरोप के लिए खतरा हो जाएगा, सीधे रशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द यूरोप हो जाएगा। लेकिन इसके टेकर्स हैं कितने? क्या बाकी के मुल्क ये वल्नरेबिलिटी महसूस करते हैं, या ये कहते रहें, पहले दिन से कह रहे हैं, आगे भी कहते रहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? सर देखिए, ज़ेलेंस्की कब आए थे आपको पता, 2019 में आए थे, इनको निकाला गया था, कॉमेडियन साहब थे, ऐसे कॉमेडी हम लोग शायद कॉमेडी करते हैं, ऐसे करते हैं। मगर जब इन्होंने जिन को निकाल दिया, यही जैसे जिन, वो पूरा यूरोप को लपेट लिया अपने में, तो ये मैं मानता हूं ज़ेलेंस्की जो बोल रहे हैं उसमें क्या है, बात वो है कि वो पूरा का पूरा जो चीजों को कर दे रहे हैं, दुनिया के लिए बहुत बड़ी, पूरा खत्म है, यूक्रेन को खत्म कर दिया। नहीं, वैसे इसका एक दूसरा सर आप जो कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, ये एक तरीके से ये भी है कि अनाड़ी के हाथ में उस तरह है, खुद तुम पर भी मुसीबत आ सकती है, ये भी समझाने की कोशिश है उनकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप देखिए कि जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, क्या रशिया ने किसी भी नाटो कंट्री के आगे अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया? यूक्रेन को छोड़ दिए, वो वैसे भी नाटो में नहीं है। अब आप देखिए किन ने फोर्सेस डिप्लॉय की है। फिनलैंड ने की है, एस्टोनिया ने की है, लातविया ने की है, लिथुआनिया ने की है, पोलैंड ने की है, रोमानिया ने नहीं की, पर हाँ बैटल ग्रुप्स इनके एक्टिव हैं रोमानिया के अंदर भी, नाटो के। अब इन सब जगहों पे जो मैंने नाम लिए हैं, इंक्लूडिंग नॉर्वे में भी उन्होंने अपनी फोर्सेस को एक्टिव किया हुआ है। ये यूरोपियन नाटो फोर्सेस ने अपने आप को एक्टिवेट किया, उनके बैटल ग्रुप्स एक्टिवेटेड हैं, उनके जहाज एक्टिवेटेड हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं वो इस एक्टिवेशन के अंदर, चाहे वो टाइफून, रफाल या फिर कोई भी F-35, F-16 जहाज है। यहां पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं, रशिया जो है इनके इसी डर को ऊपर निकाल के ला रहा है, ताकि वो अपने देश के एयर डिफेंस और डिफेंसिव सिस्टम्स पे पैसा खर्चें, पैसा जो वो यूक्रेन को देना चाहते थे, डिफेंसिव सिस्टम जो यूक्रेन को देना चाहते थे, और अमेरिका को जो पैसा देके खरीद रहे थे, वो ध्यान हटाना चाहते हैं, वो अपनी रक्षा में लगाएं, वो अपने ऊपर लगाएं, और यूक्रेन को भूल चुके हैं सब, और वो दबा के अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, रोज अटैक कर रहा है। तो नेटो का थ्रेट परसेप्शन बढ़ा देना असल में रशिया की एक शतरंजी चाल है कि वो जो मदद अभी तक दे रहे हैं यूक्रेन को, वो अपनी सुरक्षा के लिए जब चिंता हो जाएगी उनको, तो उस पे लगाने लगेंगे। ये एक चाल हो सकती है। और तुर्की के राष्ट्रपति की अमेरिका में बेइज्जती, न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोक दिया एर्दोगन की कार, एर्दोगन को रोक, ट्रंप के काफिले को दिया गया रास्ता। न्यूयॉर्क में सड़क पर खड़े दिखे एर्दोगन, इमैनुअल मैक्रो जैसे एर्दोगन को सड़क पर खड़ा कर दिया गया। ट्रंप का काफिला निकालने के लिए पुलिस ने एर्दोगन को रोका। दोनों देशों के सुरक्षा कर्मियों के बीच में तीखी बहस हुई। पहले आपने देखा कि इमैनुअल मैक्रो रोड पर खड़े हुए थे, उन्होंने फोन किया कि मेरे काफिले, पहले तो उन्होंने पुलिस वाले से कहा कि मेरे को पहचानो, मैं इमैनुअल मैक्रो हूं। उन्होंने कहा हाँ साहब जानते हैं आपको, लेकिन यहाँ का प्रोटोकॉल ये है, हमारे प्रेसिडेंट जाएंगे। अब ये जो खलीफा हैं, ये अपने आप को खलीफा मानते हैं, वरना ख्वाब इनके खलीफा वाले ही हैं।
ये देखिए खलीफा कैसे खड़े हुए हैं सड़क पर, इंतजार कर रहे हैं कि पहले प्रेसिडेंट का काफिला गुजरे और उसके बाद जाएं। लेकिन इनके साथ जो सुरक्षा कर्मी है बेचारों को अपनी नौकरी बचानी थी, तो थोड़ा कुछ आसपास में लड़ झगड़ लिया कि ताकि नौकरी बची रहे। हमने तो कोशिश की थी साहब, क्या करें। देखिए दिनेश, मुझे तो अच्छा लग रहा है साहब, मुझे देखिए ये 20 साल से वहाँ काबिज हैं पूरे टर्की में, और जिस तरह से भारत के साथ करते हैं इनका ये हर्ष हो रहा है, तो मुझे तो बहुत कुछ। कोई कहेगा कि नहीं ये डिप्लोमेटिक है, राजनीति है ये, मगर जिस तरह से ये करते हैं तो मैं तो इसमें ट्रम्प साहब के साथ खड़ा हूँ कि भैया इनको आपने कहा। अच्छा ये जो है सर, ये क्या UNGA में हिस्सा लेने के लिए इनका तमाम लोगों का जाना सितंबर में, ये एनुअल फीचर होता है, ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं। पहले इस तरह की खबरें और तस्वीरें नहीं आती थी, ये इस बार ये खबरें तस्वीरें क्यों आ रही हैं? बहुत क्लियर होता है। मैंने एम्बेसी में काम किया 3 साल, हाई कमीशन ऑफ इंडिया ढाका के अंदर। जो भी VVIP मूवमेंट्स होती है और बहुत सारे हेड्स भी जब आते हैं, हर हेड की मूवमेंट को बहुत माइन्यूटली देखा जाता है। सिक्योरिटी वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह जब वो मूव करते हैं कंटिन्यूअसली बताई जाती है, और कोई भी मेजर मूवमेंट कहीं बीच में हो रहा, अगर उनको रोकना है तो उनको होटल में या UN हेडक्वार्टर्स में, अर्दोगन को UN हेडक्वार्टर्स में रोका जा सकता था कि ये ट्रम्प का कॉन्वॉय जाने दो। एक तो ये तमाशा भी बनाया जा रहा है क्या? ये तमाशा बनाया जा रहा है, ये जान के किया जा रहा है। और किन के अगेंस्ट किया जा रहा है? फ्रांस, जिन्होंने स्टैंड लिया है कि गाजा को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और दूसरा अर्दोगन जो हमेशा से गाजा के साथ नेटो में रहते हुए भी अलग अपनी बजाते हैं, अपनी पहचान और नेटो में रहते हुए भी वो कभी कभी अमेरिका की बात नहीं सुनते। तो यहाँ पर उनको अपना कद भी असल में एहसास कराया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि एक सेकंड तुम वहां के खलीफा हो ना, यहाँ खड़े रहो सड़क पर। अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को रूस का करारा जवाब। रूस बोला युद्ध में हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप के पेपर टाइगर वॉर को करारा जवाब। कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि पेपर टाइगर है रशिया, ये जो वार था उसको करारा जवाब मिला है। क्रेमलिन ने ट्रंप की चुनौती को स्वीकार किया, ये बड़ी खबर है। ट्रंप की चुनौती स्वीकार, डोनाल्ड ट्रंप को रूस का करारा जवाब। रूस बोला युद्ध में हम आगे बढ़ रहे हैं। पेपर टाइगर कहा गया था और इसका जवाब भी दिया गया था, कहा गया था हम टाइगर नहीं है, हम भालू हैं। तो ये कहा जाना कि हम युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं, एक तरीके से सीधे सीधे ललकार है ट्रंप को, जो बने कर लो। एब्सोल्युटली। देखिए जमीन डिसाइड करती है कि आपका बैटल फील्ड डिसाइड करता है, जमीन बूट्स ऑन ग्राउंड कि क्या है। एवरी डे दे आर गेनिंग 10 स्क्वायर किलोमीटर है एवरेज एवरी डे। और देखिए जिस तरह से चल रही है इनका भी, और उन्होंने कहा एक बात इसमें ही कहा है कि जहां भालू हैं, उन्होंने कहा हमारी सोची समझी नीति है। वो ट्रंप साहब ने कह दिया था, ये कह रहे थे 15 दिन में 6 दिन में ये खत्म कर देंगे। आप पुतिन को कम समझते हैं? रशिया एब्सोल्युटली प्लान तरीके, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लोग कहते थे ना कि 15 दिन में लपेट देंगे, तो इससे नहीं होता। बात ये होती है कि आपको जब जियो स्ट्रेटजिकली खेलना पड़ता है, आप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, उन्होंने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया, और ये रुकेगा नहीं जब तक कि यह स्टेबलाइज नहीं हो जाए कि पूरे के पूरे मल्टीपोलैरिटी। ही बिलीव्स इन मल्टीपोलैरिटी, इंडिया बिलीव्स इन मल्टीपोलैरिटी। मल्टीपोलैरिटी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, जिस दिन ये स्टेटमेंट दी गई थी उसके बाद जो रशिया के जहाज थे अलास्का के ऊपर घूम रहे थे, और दूसरा जर्मन शिप के ऊपर उन्होंने पास किया। जिन जिन देशों ने कहा था कि हमको शूट डाउन कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये पुतिन सिर्फ ऐसा ही नहीं करते, वरना कोई कसर भी नहीं छोड़ते। और भारत के साथ रिश्ते पर अमेरिका का बहुत बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप जल्द मिल सकते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन में मिल सकते हैं मोदी और ट्रंप। अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का दावा, अमेरिका और भारत के रिश्तों में कूटनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में ये मुलाकात है। ये कितनी महत्वपूर्ण होगी ये मुलाकात? बहुत सही है, होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होगा, अक्टूबर नवंबर में शायद क्वाड की मीटिंग होगी, पहले ट्रंप साहब आएंगे और दिसंबर में पुतिन साहब आएंगे। तो देखिए भारत का क्या स्ट्रेचर है। आप बोलते हैं ना, इसको कहते हैं स्ट्रेचर। इसके पहले भी मिलने की एक खबर आ रही है कि आसियान का कोई मीटिंग होने वाला है, ट्रंप साहब शायद वहां पर शी जिनपिंग से भी मिलेंगे, कहते हैं हम चाइना भी चले जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं भारत के लिए तो बहुत अच्छा आना चाहिए, क्यों नहीं, आप आइए। क्योंकि देखिए भारत तो झुकेगा नहीं, भारत में सब चीजें साइन हो जाएंगी, लेकिन अपने हितों के लिए जहां जरूरी होगा वहां मुलाकातें जारी रहेंगी। इसी को एक्सपर्ट्स कहते हैं स्ट्रेटेजिक